बस की बना ना ले बस हारी बस की बना आगे हट जाओ यार बस डिलीट कर दे यार बस नहीं आ रही मुफ्ती भाई कहते बस ये तो आगे चला गया है मुदस्सिर सीधा खड़ा हो जाए यार यही ना कर ये पूरी जिंदगी याद रहनी यार बंदा बन जा हरीश मुस्कुरा जरा यार ओए हुन एक बनाओ यार दो एक नपो यार क्या लाओ मुदस्सिर पकड़ पीछे क्या ओए मुदस्सिर पकड़ इसे जा यार इधर भी ले यार इधर हमारी तो कोई बनी नहीं है यार तेरी तरफ आ रहा हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता आता है यार क्यों रो रहा है तू भी ऊँची खड़ा हो जाएगा बस ठीक है चलो जाओ हो रही जाओ ज़्यादा ऊपर नहीं करना है बैलेंस है एक यार ये ना आराम से आहिस्ता 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 करो यार क्या बात है शर्म आहिस्ता 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 करो यार आहिस्ता आहिस्ता अब बगैर का क्या कर रहे हो यार चूड़िया मजा आया तुम्हारा तो पूरा और गल्ला करिए ओए और गल्ला करिए ले आओ दोबारा आता हूं एक बार फिर मैडम देखिए मैडम सलाम देखिए तो तुम्हारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं मैडम सना को दिखाऊंगा मैं रिकॉर्ड है आम दे रिकॉर्ड है जान अपनी यार इधर आओ फैसले यार इधर आओ यार सिर आ यार आ ना यार दुनिया का आखिरी नमूना आहिस्ता 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 और पहला इधर देख यार काफी है वो भी आ ले यार जल्दी अब बच्चे जल्दी आ यार चल यार जल्दी कर बस आप रिकॉर्ड कर ले चश्मा भी लगा लो यार 1 मिनट चश्मा काट यार पहला ओ ना बिना बच्चे को बाहर निकालो यार चुप्पा पूरा आना चाहिए मुस्कुरा यार सही ले मैं आ गया विच बस ठीक है सर जी 80 80 पैसे मांग के सर 40 गोली हाँ साकिब सर भी बड़ा सा बना रहे क्या कर क्लिप बना रहे जुबैर इधर यार मेरी बना थोड़ी सी बड़ी यार जाओ यार बाबा रिकॉर्ड हो रही है ना
इसकी भी बनाओ ऊपर ना करना सूरज आ जाए प्रोग्राम नहीं है चल पास कर लो दोबारा लेकिन ठहर 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 सारी ले वो भी कैच भी काटे साथ करो एक मिनट से जूम करते हैं ठहर एक पिक्चर सारा बैग की करते हैं तो फिर एलिवेशन जिस तरीके से भी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पाकिस्तान का नक्शा लें एक तरफ कराची है और दूसरी तरफ पेशावर तो लिहाजा जब हम कराची से पेशावर जाते हैं तो इसका मतलब है वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ठीक है। अब हम सरगोदा से निकले हैं बाहर और ये जो है मोटरवे तो इसको भी अगर आपके पास वो कंपस हो तो हम नॉर्थ की क्योंकि इधर जब हम जाएंगे तो इस्लामाबाद पेशावर आएगा तो इसका मतलब ये है कि हम सरगोदा से जब बाहर निकले हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ वी आर फेसिंग नॉर्थ। तो जब हम सरगोदा में होते हैं तो हम ये देखते हैं कि जियोलॉजिकली स्पीकिंग हम कहते हैं जी वी आर ड्राइविंग इन दी पंजाब प्लेन बिल्कुल फ्लैट एरिया जो है ये जो इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं तो पंजाब प्लेन से जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला जो माउंटेनस रीजन आता है वो आता है सॉल्ट रेंज। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ खड़े हैं और सामने ये जो हमें पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं तो ये सॉल्ट रेंज की हैं। तो इसका मतलब आप ज़हन में ये रखें कि व्हेन वी आर ड्राइविंग फ्रॉम द पंजाब प्लेन्स टुवर्ड्स पेशावर इट मीन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और उसमें जो सबसे पहले एक्सपोजर माउंटेन्स आते हैं वो होता है सॉल्ट रेंज। अच्छा सॉल्ट रेंज को इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सॉल्ट डिपॉजिट जो है ना उसकी ह्यूज क्वांटिटी है। तो जब हम कहते हैं ना कोई चीज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की तो इसका मतलब ये है कि आप उसको माइन करते हैं और आप समझते हैं यू हैव इनफ मटीरियल फॉर योर लोकल यूज एंड इवन इफ इट इज़ पॉसिबल यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट। तो सॉल्ट रेंज मीन्स के ये जो माउंटेनस एरिया है इसकी एक फॉर्मेशन जो है उसमें इनॉर्मस अमाउंट है सॉल्ट तो लिहाजा सॉल्ट रेंज। अगर हम नक्शा देखें तो बेसिकली ये जो सॉल्ट रेंज है इसकी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन यानी अगर हम यहाँ दूर जा रहे हैं ना तो आप देखें कि जो पहाड़ों की डायरेक्शन है वो ऐसे देखो ना ये पहाड़ इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम ड्राइव करेंगे तो वी विल बी क्रॉसिंग दी सॉल्ट रेंज ठीक है। तो असल में जो इसकी स्ट्राइक है उसका जो ट्रेंड है वो ईस्ट वेस्ट और इसमें हम ये देखते हैं कि जो बिल्कुल ईस्ट साइड है वो रिवर झेलम है यानी इसकी जो ईस्टर्न लिमिट है इसकी ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो रिवर झेलम है और इधर जब हम जाते हैं तो इसकी बाउंड्री है रिवर इंडस। इसके दौरान इसकी जो स्ट्राइक है या जो ट्रेंड है वो ईस्ट वेस्ट। तो जब हम कालाबाग चले जाते हैं मकरवाल की तरफ तो यही सॉल्ट रेंज नॉर्थ साउथ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये जो सॉल्ट रेंज है वैसे तो लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन है लेकिन कालाबाग के बाद इट बिकम्स नॉर्थ साउथ। जब किसी डिप्रेशन में सेडिमेंट्स जितने भी हों ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री टिल द एंड और उनको हम ये साबित कर सकें कि ये जो डिपॉजिट थे ये डीप वाटर नहीं थे ये शेल्फ में डिपॉजिट हुए थे यानी मैरीन एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पहला जोन है हम मसलन से कराची साहिल पर खड़े हैं और हम चलना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि जब 200 मीटर वाटर कॉलम आ जाएगा तो ये एक जोन बनेगा तो इसको हम कहते हैं शेल्फ और इसका दूसरा नाम है नैरेटिव।
यानी शेल्फ एरिया, नैरेटिक एरिया। तो इसमें अगर डिपॉजिट थ्रू आउट दी जियोलॉजिकल हिस्ट्री हो और लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन हो तो फिर हम कहते हैं जी ये ट्रफ है। तो लिहाजा सॉल्ट रेंज में हम ये देखते हैं कि राइट फ्रॉम द ओल्डेस्ट रॉक टिल द यंगेस्ट रॉक ऑल द रॉक्स आर डिपॉजिटेड अलॉन्ग द शेल्फ एरिया एंड बिकॉज इट इज़ एन इलॉन्गेटेड डिप्रेशन तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि सॉल्ट रेंज इज ए सेडिमेंट्री डिप्रेशन विच वी कॉल इन जियोलॉजी ट्रफ, सॉल्ट रेंज ट्रफ। उसके बाद ये है कि जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो लैंड फॉर्म्स को जब हम शुरू करते हैं ना उसमें हम ABC से शुरू करते हैं। उसमें हम कहते हैं जी लेट्स हैव मैरीन एनवायरनमेंट एंड देयर इज शेल्फ एंड द डिपोजिशन इज टेकिंग प्लेस। अब देखो ये जियोलॉजी हो या कोई और सब्जेक्ट, इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो अंग्रेज़ी है। जब हम लफ्ज़ शेल्फ बोलते हैं तो ये कुछ जियोलॉजिकल वर्ड नहीं है, ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। तो मसलन मैं अगर ये कहूँ कि यार ये जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ शेल्फ है इसका उर्दू तर्जुमा करो तो क्या करूँ? भाई शेल्फ को डिफाइन करो उर्दू में। व्हाट इज खाने, यार अलमारी को कहते हैं शेल्फ। खाने, यार तख्ता जिसको कहते हैं उसको हम शेल्फ कहते हैं। इसका मतलब ये है कि शेल्फ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल स्पेस सरफेस है, उसके आप रॉक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल उनको आप डिपॉजिट कर दें। ठीक हो गया? उसके बाद फिर ये है कि आप अर्थ मूवमेंट्स जो है ना अप्लाई कर दें। तो शुरू में ये नहीं है कि आप जोर ही लगा दें, मतलब है यू स्टार्ट विद अर्थ मूवमेंट्स विच आर जेंटल इन द सेंस कि जब हम मूवमेंट्स जो अप्लाई करते हैं तो वो जो हॉरिजॉन्टल बेड्स हैं उसमें बेंडिंग आ जाती है, अपवर्ड बेंडिंग एंड डाउनवर्ड बेंडिंग। ठीक है? तो अपवर्ड बेंडिंग को हम एंटीक्लाइन कहते हैं और डाउनवर्ड बेंडिंग को हम सिंक्लाइन कहते हैं। और वैसे भी हम लफ्ज़ कहते हैं दी रॉक्स आर फोल्डेड। ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो अपवर्ड बेंडिंग है, जो एंटीक्लाइन है, उसमें हम ये कहते हैं कि जो इसकी टॉप है ना, टोपी का बिल्कुल जो ऊपर का सिरा है, उसको हम कहते हैं क्रेस्ट। और जो दाएं बाएं उसका हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं लिम्ब्स या फ्लैंक्स। ठीक हो गया? अब हम ये कहते हैं कि जी रॉक्स हैव बीन फोल्डेड इनटू एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस। अब एक्सपोज हो गए तो नाउ द एंटीक्लाइन इज सब्जेक्टेड टू वेदरिंग प्रोसेसेस। तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो क्रेस्ट है ना, दैट इज द फर्स्ट पोर्शन विच इज़ बीइंग इरोडेड। तो लिहाजा आपके पास दो जो है ना लिम्ब्स या दो फ्लैंक्स वो रह जाती हैं। ठीक है? जब और दरमियान में वैली बन जाती है और उसमें स्ट्रीम जो है ना वो फ्लो करती है। तो यहाँ पर अब हम जो पहला कॉन्सेप्ट है ना लैंड फॉर्म्स का, वो होता है कि भाई व्हाट इज़ एन एस्कारपमेंट। ठीक है? लेकिन पेशतर इसके कि हम एस्कारपमेंट का नाम लें, हमने पहले ये देखना है कि रॉक्स वर डिपॉजिटेड एज हॉरिजॉन्टल सरफेस, और वो जो सरफेस है ना दैट इज सरफेस ऑफ डिपोजिशन। ठीक है? फिर हम मज़ीद जियोलॉजी में जाते हैं तो हम कहते हैं जी लेयर जो बन गए हैं ना, तो अब हम इसको कहेंगे बेडिंग प्लेन, सरफेस ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशनल प्लेन और बेडिंग सरफेस। ठीक हो गया? अब इसका मतलब यह है सरफेस ऑफ डिपोजिशन के बाद क्या होता है? बात नहीं, मेरा मतलब उसको हम दूसरी लफ्ज़ों में बेडिंग प्लेन कह देते हैं, तो क्योंकि लेयर जो है ना वो बेड्स कहलाते हैं। तो बेड भी अंग्रेज़ी का ही लफ्ज़ है, वो मतलब है हॉरिजॉन्टल है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसका मतलब है आपने उसको यूँ फोल्ड किया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है ना ये सरफेस ऑफ डिपोजिशन शो कर रहा है, या बेडिंग प्लेन या प्लेन ऑफ डिपोजिशन। ठीक है? और ये स्मूथ होगा इसलिए कि आपने शेल्फ के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन की, उसको आपने बेंड किया, तो लिहाजा ये जो सरफेस है
इट विल बी स्मूथ, और इसको हम कहते हैं डिप स्लोप। यस सर। अब फिर मैं कहूँगा डिप जो है ना वो जियोलॉजी नहीं है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। तो आप में से कभी कोई कार अगर चलाए तो कभी यूज़ करते हैं कि नहीं है? यस डिपर सर। यार जब आप फुल लाइट देते हो तो सामने गाड़ी आ रही है, आप उनकी आंखों में जो है ना वो गड़बड़ करते हो, तो आप फिर क्या करते हो? यू मेक डिपर। डिपर का क्या मतलब है? डाउनवर्ड इंक्लिनेशन। तो लिहाजा ये है इंक्लाइन सरफेस डिप स्लोप, तो अंग्रेज़ी का लफ्ज़। ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये ज़हन में रखो कि हम अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बड़े यूज़ करते हैं। और ये जो है ना एंगल, इसका जो एंगल है वो थोड़ा हो, यानी इट विल बी ए जेंटल स्लोप, ठीक है। इसके मुकाबले में जो है ना अपोजिट टू इट इज़ स्टीप स्लोप, और उसको हम एस्कार्पमेंट कहते हैं। और फ़र्क क्या है? इट इज़ नॉट ओनली द एंगल, वो ये है कि ये है स्मूथ सरफेस और वो होती है इर्रेगुलर। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि हम ये तो नहीं कहते कि जी ए सिंगल बेड लाइमस्टोन हैज़ बीन डिपॉजिटेड एंड फोल्डेड। देयर इज़ ऑलवेज अल्टरनेशन ऑफ रॉक्स, मतलब लाइमस्टोन भी डिपॉजिट हो रहा है, सैंडस्टोन भी हो रहा है, शेल भी हो रहा है, डोलोमाइट भी हो रहा है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है जब आप उसको फोल्ड करते हैं तो ये जो मर्जी हो, चाहे लाइमस्टोन हो, सैंडस्टोन हो, कुछ भी, ये तो होगा स्मूथ। तो इधर चूँकि वो मुख्तलिफ जो है ना रॉक्स वो एक्सपोज है, अब इन पर जब वेदरिंग या इरोजन असर करती है तो वो यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। लाइमस्टोन की स्ट्रेंथ और है, सैंडस्टोन की और है, शेल की और है। इस वजह से जो एस्कारमेंट है, अपार्ट फ्राम बीइंग स्टीप, इट विल आल्सो बी इर्रेगुलर। तो ये एक बड़ी पहचान है कि अगर हम किसी फोल्डेड रॉक देखें, दरमियान में वैली हो, तो जो डिप स्लोप होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी, और जो एस्कारमेंट होगी वो रफ होगी और स्टीप होगी। अच्छा, अब आप इसको देखें सॉल्ट रेंज को। अगर हम सॉल्ट रेंज को यहाँ से देखें ना, तो ये एक बड़ी स्पेशल किस्म की एस्कारमेंट स्टेप्स। आप ये देखें कि ये पहला कह लें फॉल्ट है बिटवीन पंजाब प्लेन्स एंड सॉल्ट रेंज, तो उसको वो कहते हैं जी, कोई कहता है फ्रंटल थ्रस्ट, कोई कहता है सॉल्ट रेंज थ्रस्ट। लेकिन अगर हम सॉल्ट रेंज थ्रस्ट कहें तो वो ज़्यादा मतलब है समझने वाली बात है कि हाँ भाई, इसका मतलब है व्हेन वी एंटर तो वी आर हैविंग सॉल्ट रेंज थ्रस्ट। तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो है थ्रस्ट रीजनल, जो रिवर्स फॉल्ट होता है उसका मैकेनिज्म वही है, लेकिन वो लोकलाइज है, ये लोकल स्केल पे। लेकिन उसमें आप ये देखें ना कि अब मैं कह रहा हूँ जी ओल्डर रॉक सिटिंग ऑन द यंगर रॉक। अब रिवर्स फॉल्ट में क्या है? मसलन आप कहें जी एक बेड है लाइमस्टोन, आपने क्या किया है, ये हिस्सा जो है इसको आप नीचे ले गए हो, दूसरे को ऊपर ले गए हो, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से ये जो है वो यंगर रॉक सिटिंग ऑन द ओल्डर रॉक। तो रिवर्स फॉल्ट जो है वो लोकलाइज्ड है, फाउंड ओनली सिंगल फॉर्मेशन, और उसमें एंगल जो है वो ज़रा हाई होता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि रिवर्स फॉल्ट और थ्रस्ट फॉल्ट में जो मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो सिमिलर है, लेकिन एक लोकल चीज़ है और दूसरी रीजनल चीज़ है, और फिर उस वजह से एंगल में भी डिफरेंस है। कोई रिवर्स फॉल्ट में एंगल ज़्यादा है और ट्रस्ट में कम है, 45। ठीक है। तो ये आप यहाँ कोई ऐसी फोटोग्राफ लें जिससे आपको ये पता चले कि भाई एस्कारमेंट जो है ना वो उसमें डायसेक्शन है। और अगर हम चले जाएं ऊपर वाला कि हम जब शॉर्ट रेंज को फेस करते हैं इधर होगी मैं बनाई है, मेरा है 10x 40x कमदार है कमरा कैमरा। चलो मैं 10x तक मैं भी बनाई है। चला लो। मामा घूम करके पढ़ाई कर ओ यार को मैनू गई मैं बनावांगा। लगे तो मेरा 35 किलोमीटर बनता है सिर्फ। हाँ मेरा 35 किलोमीटर बनता है।
चल 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 बस कर लेक्चर नोट करें नहीं फिर स्मूथ सरफेस है, इट इज़ नॉट बेडिंग प्लेन, इट इज़ फॉल्ट प्लेन। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये एरिया कितना डिस्टर्ब है। ठीक है, और अब ये देखें यहाँ पर रॉक्स डिप कर रही हैं, उधर वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उधर वो कंसेंट्रिक होल बन रहा है। तो आप ये देखें कि एक ही छोटी जगह में ये कितनी सीवियर किस्म की टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है, और वी आर सीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी लें तो जाहिर है कि आप ये देखें कि आलमोस्ट ये वर्टिकल सीक्वेंस, तो इसका मतलब है कि वी आर सीइंग क्लिफ। अब क्लिफ जो है, किताब में क्लिफ जो है उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि यू आर हैविंग हॉरिजॉन्टल बेड और वर्टिकल बेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्लिफ जो है हर वक्त हॉरिजॉन्टल बेड वर्टिकल नहीं होती। इसमें हम ये कहेंगे कि व्हेन वी आर इन द सेडिमेंट्री रॉक देयर कैन बी ए वर्टिकल फेस बट नॉट शोइंग द हॉरिजॉन्टल बेड ऑल द टाइम। यानी क्लिफ का असली जो प्रोनाउंसिएशन है कि भाई सेडिमेंट्री रॉक में वर्टिकल फेस, बट देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द नेचर ऑफ द बेड्स। तो यहाँ पर जो क्लिफ है इट इज़ नॉट शोइंग दिस हॉरिजॉन्टल बेड, बल्कि वैरायटी है। ये है कि नहीं? तो यानी एक ही जगह पर आपको मुख्तलिफ, फिर इसी तरह वो सामने देखो, ये जो क्लिफ है ये ऐसे लगता है जैसे एक बहुत बड़ा सा फोल्ड है, उसके बाद आप उधर जाएँ, फिर नीचे फोल्ड है, ऊपर हॉरिजॉन्टल बेड। मतलब ये है कि क्लिफ का असली जो है मीनिंग वो ये है यू मस्ट हैव वर्टिकल फेस। लेकिन नॉर्मल ये सोचा जाता है कि जी हॉरिजॉन्टल बेड्स आर शोइंग वर्टिकल फेस, लेकिन हम ये देखते हैं कि माउंटेनस एरिया में वर्टिकल फेस ज़रूर होगा, लेकिन नॉट ऑलवेज हॉरिजॉन्टल बेड। तो यहाँ पर एग्जांपल जो है वो हॉरिजॉन्टल बेड्स की नहीं है। ठीक है, ये देखो अब इसमें क्या है, इसको जरा गौर से देखो यार, जरा रोड से इस तरह बोलो। आप ये देखें कि यहाँ पर दो फॉल्ट प्लेन्स आपस में मिल रहे हैं। यस सर। और दरमियान में एक ट्रायंगल बन रही है। यस ये देखो, एक ये है और एक ये है जहाँ ये मट्टी लगी है, और दरमियान में ये ब्लॉक आया हुआ है। ये देखो सामने स्मॉल स्केल फॉल्ट, ये वो ट्रायंगल है। ठीक है, तो मकसद ये, अच्छा ये से देखो सामने का एरिया, ये सामने का एरिया जो है ना सामने का। यस सर। मुझे ये बताओ व्हाट सॉर्ट ऑफ बेडिंग यू कैन सी। तो नौरीन, ये जो सामने ईमान देता है, रिकॉर्ड हो रही है, लाड़ी खिलाड़ी गोली मार रहे हैं ना। एक मिनट रुक जाओ बड़ा यार, रुक जाओ मोबाइल की पोसा एला टोल विचार ये सही तरह बानी नहीं जाती। आ जाओ, हम हाथ कमता रहता है। बस इतना अरे क्या चले, इस साइड दे, इस साइड। चल बस दोबारा। अब ये देखें कि ऑलरेडी छोटे से एरिया में फॉल्ट प्लेन्स बहुत सेमेस्टर कर लेंगे तो फिर बता देंगे। मैं छाल मारूंगा पर आओ नहीं पर आओ ना पहले अपने आखिरी ख्वाहिश पे इन्हों तक दे दी आखिरी ख्वाहिश ये कई रोटी खवाओ। ये किधर किस टीम बन गई? और क्या ना, आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी है, बड़ा नॉलेज है माशाल्लाह आप लोगों के पास। बेसिन बनी हुई है और
थकेगा कॉम्पैक्ट है जैसे सैंडस्टोन। सैंडस्टोन ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, फिर मेडस्टोन है और उसके बाद शेल यूजुअली अनकॉम्पैक्टेड होती है। अच्छा, एक चीज़ होती है क्रॉस बेडिंग। अब जो ट्रांसपोर्टेड रॉक ट्रांसपोर्ट होके आई है, जब वो रॉक नहीं ट्रांसपोर्ट होगी, बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट होके आया ना, उस वाटर के अंदर वो रॉक्स के पार्टिकल्स हैं जो कि रू एंड फ्रो मूवमेंट होगी, तो वो वाटर जब सेडिमेंट को सेडिमेंट करेगा तो उस रॉक के अंदर आपको डिफरेंट लाइनिंग मिलेगी। इसके कलर को देखना है पहले, ठीक है। आ जाओ उधर यार, कुछ नॉलेज गेन करते आ जाओ भाई। ओ उधर नॉलेज गेन करते हैं, वो कर लिया हुआ है। और आगे वो आ रही है, वो ज़्यादा ये ऐसे हाँ गए थे ऐसे आगे 10 मिनट एक मिनट ये दर्शक कुछ कसम कुछ नहीं आने वाला। वो कुछ समझ आया तुझे? बना ले तो बना ले। एक मिनट मुझे दिखाना, तुम जरा उधर जाओ। तस्वीर बाद जो बना लेने मैं बनाऊंगा। अफसराना बयान ना वेच जरा इतना का अफसर नहीं बहुत चाहिए भाई। उधर भी देखना सर आज मेरी तुझे अपनी वीडियो बना के मर दे। और यार तेरी बना चल त्रै दो त्रै बना एक मेरी ओ भाई आगे आना भाई। क्या से तुम्हारी बात होगी उसकी बना ली सब मैंने बस। सिलस्टोन इज फाइन ग्रेन, पहली बात। सैंडस्टोन एक कोर्स ग्रेन होता है, उसके अंदर ये वो जितनी भी ट्रांसपोर्टेड रॉक्स हैं उसमें क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें ग्रेन साइज लार्जर होते हैं, क्रॉस बेडेड होते हैं। और लाइमस्टोन फाइन ग्रेन। सिलस्टोन जब नजर आएगा ना आपको मैं दिखाऊंगा, इट इज वेरी फाइन ग्रेन। और ये लाइमस्टोन में ग्रेन्स नहीं होते, ये बाउंडेड एलिमेंट पॉलिश की तरह क्रिस्टलाइन है, जिसे कहते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन फॉर्म। दीज आर इन द फॉर्म्स ऑफ ग्रेन्स एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। हां, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल। लाइमस्टोन है, ये लाइमस्टोन है, मार्बल है लाइमस्टोन। ये आपको अच्छा दूसरा और दूसरी बात, आपने सॉल्ट रेंज में जब हम खड़े थे सुबह मोटरवे से पहले, पंजाब प्लेन था और सामने सॉल्ट रेंज थ्रस्ट था। जब सॉल्ट रेंज को क्रॉस किया, पोटोवार प्लेट्यू आ गया, ठीक है। इस माउंट रेंज से पीछे जो कायदम यूनिवर्सिटी, ये भी पोटोवार का पार्ट है। पोटोवार के बाद देखते हैं अगेन हमें एलिवेटेड एरिया मिलता है। पोटोवार इज यंगर, ये वाली रॉक्स ओल्डर हैं, सो इट इज एन अदर थ्रस्ट जिसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। पहला आपने देखा था सॉल्ट रेंज थ्रस्ट, ये कौन सा है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये ईस्ट वेस्ट ये भी रन कर रहा है। सुबह जो आप गए हो निकलसन मोन्यूमेंट, वहां पे भी ये वाला थ्रस्ट रन कर रहा था, लेकिन ये वाली रेंज वहां पर जाके रोड के राइट साइड पे खत्म हो जाती है, इसको कहते हैं मार्गला रेंज। रोड के राइट साइड पे जो रेंज आके खत्म हो रही थी वो थी मार्गला रेंज। रोड के लेफ्ट साइड पे जो रेंज शुरू होती थी वो थी काला चीटा रेंज। वो दोनों रेंज किस में आती है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट में। वेयर एज सॉल्ट रेंज में एक ही रेंज थी जिसको हम कहते हैं सॉल्ट रेंज थ्रस्ट, ठीक है। सॉल्ट रेंज थ्रस्ट है ना, उस थ्रस्ट में एक ही रेंज है जिसको सॉल्ट रेंज कहते हैं। वेयर एज जो आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, इसमें हदारा रेंज भी आती है, मार्गला रेंज भी आती है, काला चीटा रेंज भी आती है, अटक चिराट रेंजेस भी आती है, अटक रेंजेस आती है, ठीक है। तो वो इसी के थ्रस्ट का पार्ट था। अगर आपने ये देख लिया तो नीचे आ जाओ, फिर आगे चलो। आओ आगे चलो, आ जाओ नीचे जाके। फिर इधर रिज कौन सी है? रिज थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया होता है, ठीक है। बीच में मतलब फ्लैट एकदम ही ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ। ये भी रिज भी है थोड़ी, ये भी रिज है जो बीच में आ रही है। आपने अलुवियल सैंड पढ़े? सर जब ऊपर से पानी आता है वो एक यार तो फिर जब मेन एरिया में आता है तो ब्रॉड साइज पार्टिकल, देन मीडियम साइज, देन फाइनल साइज। उसी तरह इसी का कंसेप्ट भी वही होता है, पहले बिगर साइज, इंटरमीडिएट है, स्मॉलर साइज, इसको कहते हैं ग्रेडेड बेडिंग। क्लियर? अच्छा, अब आप ये देखो, ये बेड किस तरह पड़े हैं? इस तरह पड़े हैं तो हॉरिजॉन्टल पड़े हैं। इन्हीं बेड्स को इधर ट्रेस करो, ये इधर बिल्कुल आगे जाओ, हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं। अब जहाँ पे बेड साहब खड़े हुए हैं वहाँ पे ग्रीन कलर के बेड हैं, वो हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल पड़े हुए हैं?
वर्टिकल है ना, तो क्या कंसेप्ट बना आपके हॉरिजॉन्टल बेड है और नीचे तक वर्टिकल बेड आ रहे हैं, इस रिलेशन बिल्कुल सामने देखो, और एज ए रॉक डिफरेंट कंपोजिशन है, क्ले भी है, डिफरेंट कंपोजिशन, पेंट्री रॉक्स नहीं पड़ी। और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वी आर हैविंग अल्टरनेशन ऑफ फाइनर मटेरियल एंड कोर्सर मटेरियल। तो इसका मतलब है दिस एक्सपोजर शोज ग्रेडेड बेडिंग, ठीक है। तो लिहाजा एक तो ये है कि इसकी तस्वीर लें शोइंग ग्रेडेड बेडिंग और हॉरिजॉन्टल बेड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल बेड्स का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एरिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जी फलां चीज़ दैट इज़ द एंड, तो फिर एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में रीसेंट, है। रीसेंट का मकसद ये होता है कि यू have already modified the topography, modified the tectonics, everything. मतलब है you have created sculpture of that sedimentary depression and nothing more. उसके बाद क्या है कि then that sculpture is covered by horizontal beds. और वो जो हॉरिजॉन्टल बेड्स होते हैं या कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं या अलूवियम होते हैं। तो लिहाजा ये जो हॉरिजॉन्टल बेड्स होते हैं इट मींस दे नेवर सफ़र टेक्टोनिक एक्टिविटी। हम इनमें एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, फोल्ड कुछ नहीं देखते। तो व्हेन एवर वी आर सीइंग हॉरिजॉन्टल बेड्स, वो दो किस्म के होते हैं, या अलूवियम होती है या कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं विच आर शोइंग ग्रेडेड बेडिंग, दे रिप्रेजेंट रीसेंट एज, डिप नहीं, रीसेंट एज, हाँ रीसेंट एज। तो रीसेंट मीन्स डिपॉजिट विच इज नॉट गोइंग टू बी सफर्ड बाई एनी जियोलॉजिकल इवेंट, ठीक हो गया। तो अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं जी डिपोजिशन के पॉइंट में से ग्रेडेड बेडिंग, द टाइप ऑफ रॉक इज कॉन्ग्लोमरेट। अब आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि इट इज शोइंग ए क्लिफ, क्योंकि फेस वर्टिकल है और क्लिफ जो है क्लिफ। तो ये जो जगह है विलेज, इसका नाम है मालपुर, MALPUR। तो आपने इसकी फोटोग्राफी करनी है तो इसमें दो चीज़ें हैं, तीन, ग्रेडेड बेडिंग, रीसेंट कंग्लोमरेट्स और क्लिफ शोइंग कंग्लोमरेट्स विच आर showing graded bedding and recent settlements, ठीक हो गया। अब चलो आगे। वाह मेरे अल्लाह तेरी कुदरत। What a beautiful sight यार। thin bedded इस साइड पे आपके पास मरी सैंडस्टोन है, कुलदाना फॉर्मेशन और मार्गला हिल लाइमस्टोन, एक पॉइंट पे 3 रॉक्स आके ज्वाइन हो रही है। इसको हम कहते हैं कंपोजिट कन्फर्मिटी। क्या कहते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब है मोर देन 2 फॉर्मेशन ज्वाइंस एट द सिंगल पॉइंट, कंपोजिट अनकन्फर्मिटी। अच्छा, एक टाइप की अनकन्फर्मिटी होती है जिसमें आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स का इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक के साथ कॉन्टैक्ट होता है। फ्लैगी बेड्स हम उनको कहते हैं जो टाइल की तरह होते हैं, एक होती है ना मोटी मटेरियल, एक छोटी टाइलें देखिए, टाइलें जो की तरह, तो इनको हम कहते हैं फ्लैगी बेड, FLAGG, फ्लैगी बेड। बस लग रही है सर ये जो एरिया है नहीं, डिस्टर्बेंस तो लोकलाइज है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि इधर अगर हम ओवरऑल बेडिंग देखें और यहाँ देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑल्टरनेशन ऑफ थिन बेड्स एंड शेल्स, तो उसमें प्रेशर की वजह से ये कितनी लॉट ऑफ 40 फोल्ड पैटर्न। सही थोड़ी है। अच्छा भाई, ये जो है ना इधर नॉडुलर लाइमस्टोन, ये 2 किस्म का होता है। ये देखिए ये जो ये वाली आउटक्रॉप है ये। यस सर की बात गौर से सुने। 2 किस्म का होता है। एक है कि आपके पास रॉक है लाइमस्टोन,
उसके ऊपर आप प्रेशर डालते हैं तो वो जो बैंड हो इसको आप क्या कहते हो? जब रॉक बैंड फोल्ड फोल्ड ही कहते हैं ना, जब रॉक बैंड होती है। अब इसके अगर सेंटर में देखो तो ये पॉइंटेड है। इस टाइप में फोल्ड को कहते हैं शेवरॉन, CHEV, शेवरॉन फोल्ड। अच्छा ऊपर का जाओ तो ये पॉइंटेड नहीं, ये राउंडेड बन रहा है। इस टाइप ऑफ फोल्ड को कहते हैं कंसेंट्रिक, CONCENTRIC। ऊपर से क्या अब तो आ रही सी, हाँ आ गया है, ठीक है। चल इधर आ, नीचे इधर आ। हाँ हाँ 1 मिनट बना, ये बना दे ऐसा। अब फिर वो दबाना, वो रिकॉर्डिंग वाला दबाना एक दफा फिर। हाँ हाँ फिर खत्म हो जाएगी। हाँ इधर आ, फिर मैं ऊपर जाता हूँ मेरी। ठीक ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। करी सर बदल सर, करी सर वो दबा एक दफा। हाँ अब ठीक, अब ठीक। हरीश इधर आ, मैं साइड पे हूँ, इधर आ। हाँ अब इसकी आ रही है, अब ठीक है कुछ। सही फिट आ रही है। हाँ हाँ अब कुछ ठीक है। अब फिर बस यार बैठ रहे हैं, आओ नीचे आओ चलें। हरीश इधर देख यार। यासिर सही देख ना, नीचे मुंह कर। नीचे मुंह है यार। फैसल, नविदा आए। अब चल आओ यार, आओ सके वाह, आओ नीचे चले, आ जा। सर कोई बात पकड़ लेते हैं जरा। नहीं सर समझाना सर, अल्लाह करे ये लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोग, इनको समझ नहीं आता। अब तुम्हें जरूर कर सकती है यहाँ पे। आगे अच्छा जहाँ आप, क्या नाम है आपको? शाह हुसैन। इनके राइट साइड वाली रॉक को देखो और इनके लेफ्ट साइड वाली को देखो। डिफरेंट मटेरियल दोनों। जो लेफ्ट साइड वाली है वो फ्लैजी बेड शो हो रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे ये खड़े हैं वो, और उसके अब ये वाले जो फ्लैजी बेड्स हैं ये राइट साइड वाले यूनिट के ऊपर ओवरराइड कर रहे हैं। इट्स अगेन फॉर्मिंग आर रिवर्स और थ्रस्ट टाइप फॉल्ट। आप इस कॉन्टेक्ट पे याद रखो यार। आगे आगे राइट और राइट पे आओ। जहाँ ये फाल्ट लाइन बन रहा है भाई, राइट